आज के क्लास में हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी जो है आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। सबसे लास्ट चैप्टर जो था वो आपका प्रोबेबिलिटी ही था। तो उसी प्रकार से क्लास 12th में भी सबसे लास्ट चैप्टर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ही होता है। क्लास 11th में भी सबसे लास्ट चैप्टर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ही होता है, प्रायिकता ही होता है। प्रोबेबिलिटी को जो है सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी को आगे कंपटीशन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भी प्रोबेबिलिटी को आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर हर एक जगह इसका यूज होगा और हर एक जगह इसका पढ़ाई होगा। चाहे जनरल कंपटीशन हो या किसी भी चीज़ का आप तैयारी करें, इंजीनियरिंग का तैयारी करें, ऑनर्स का तैयारी करें, तो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ से भी जब ऑनर्स कीजिएगा तो आगे क्लास में प्रोबेबिलिटी के नाम से एक किताब ही आपको मिलेगा जो आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद कंपटीशन क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है। इसीलिए जो है हमने 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी को टच ही नहीं किया था। हमने कह दिया था कि 12th क्लास में आपको इस प्रकार से बताएंगे हम कि 11th का भी सवाल बन जाएगा, 12th का भी बन जाएगा, आगे कंपटीशन लेवल का भी सवाल आपसे बन जाएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो यूनिट है, जो बुक है, ये हमने 11th में टच किया ही नहीं था। बस यही सोच के टच नहीं किया था कि इसका जो पैटर्न होता है, इसका जो सिलेबस होता है या फिर इसका जो टॉपिक होता है वो सभी एक दूसरे से लिंक होता है। अगर सबको एक के बार अगर पढ़ लेंगे हम लोग तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हमने 11th में इसको टच नहीं किया था। 11th में आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाया गया था, यही सोच के कि 12th में बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। इसीलिए प्रोबेबिलिटी को जो है हमने पहले कहा कि सिलेबस को देखते हुए नहीं पढ़ना है, आगे फ्यूचर को देखते हुए पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है कि आगे कंपटीशन लेवल का भी सवाल सॉल्व आपसे हो जाए। हालांकि यहाँ पर हम इस प्रकार से बता ही देंगे कि आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बहुत आसान बुक है, खेल कूद करके हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ लेंगे। लेकिन आसान चीज़ें वही होती है, बार बार एक के बाद बोलते हैं, चीज़ें आसान तभी होती है जब आप रेगुलर रहते हैं। रेगुलर रहते हैं चीज़ें आसान हो जाती है, रेगुलर नहीं रहते हैं तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती है। आपको मेरा बात कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो रेगुलर रह के पढ़ना है। और विशेष बात क्या कहा जाए, हम लोग आज प्रोबेबिलिटी का शुरुआत करने जा रहे हैं एक नया जोश, नया एनर्जी, नया सोच के साथ। तो आपको पता है कि कोई भी बुक जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं, पहले उसका हम इंट्रोडक्शन बताते हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी का खोज किसने किया, कब खोज इसका हुआ, प्रोबेबिलिटी का जो पिता है, प्रोबेबिलिटी का जो फादर है वो किसे कहा जाता है। ये सारा बात हम लोग आज बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर कुछ टॉपिक भी लेंगे, उस टॉपिक पर भी हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो सबको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी में फिर बनती प्रोबेबिलिटी में जो है आपको पता ही है, क्लास 10th में आप पढ़े हुए हैं, तो सिक्का का जिक्र होगा ही, पासा का जिक्र होगा। तो ये सब जो है आप पहले से जानते हुए हैं। इसके बाद ताश जो होता है, ताश का जो गद्दी होता है जिसमें 52 को पत्ता होता है, उसका भी जिक्र यहाँ पर करेंगे। तो हर चीज़ आप अच्छा समझ सकें, सबका फिगर दिखा करके सबको प्रैक्टिकल के साथ आपको हम दिखाएंगे। बहुत ऐसा ताश है जिसका यहाँ पर ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ आप याद ना रखें, उसके लिए फिगर भी आपको दिखाएंगे। गुलाम किसको कहते हैं, रानी किसको कहते हैं, क्वीन किसको कहते हैं, ये सारा कुछ दिखाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी को हम शुरू से शुरू करते हैं, इसीलिए सबको ध्यान से देखिएगा। ये सारा कुछ पढ़ने से पहले जो है हम कुछ बातें हैं जो पहले आपको बता देते हैं। वो जब बता देंगे इसके बाद जब पढ़ेंगे तो सारा बातें क्लियर हो जाएगा। और आपको पता ही है कि हम उतना ही बात बोलते हैं जितना बात लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले तो ये जो प्रोबेबिलिटी है जिसको हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी शब्द जो है, ये प्रोबेबिलिटी शब्द प्रोबेबी शब्द से लिया गया है। प्रोबेबी शब्द, प्रोबेबिलिटी शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है बाबू, वो प्रोबेबी शब्द से हुआ है। और प्रोबेबी शब्द का अर्थ होता है संभावना को दर्शाना। प्रोबेबी शब्द का अर्थ होता है
संभावना को दर्शाना, संभावना को दर्शाना। तो अभी तक में हमने एक के बात किया कि प्रोबेबिलिटी शब्द की उत्पत्ति प्रोबेबी शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है संभावना को दर्शाना, पहला बात। दूसरा बात, ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका जो खोज है वो 16th सेंचुरी से ही हुआ है। 16th सेंचुरी से मेन रूप से जिसका खोज हुआ है वो 16th सेंचुरी से हुआ है। 16वीं शताब्दी से प्रोबेबिलिटी का खोज हुआ है। ये दूसरा बात हो गया जो आप समझ गए। अब मेन रूप से आते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहते किसको है। इस चीज को भी हम लोग समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसको कहा जाता है। तो पहले आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी जो है ये मैथ का एक ब्रांच होता है, एक शाखा होता है। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता मैथमेटिक्स गणित की एक शाखा ब्रांच है, जिसमें कि किसी भी घटना के घटित होने का अध्ययन न्यूमेरिकली किया जाता है। फिर से बात सुनिए, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता मैथमेटिक्स गणित का एक ब्रांच होता है, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। अध्ययन जो करते हैं वो क्या करते हैं उसी को समझिए। किसी भी घटना के घटित होने का जो न्यूमेरिकली होता है उसी को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जिसमें कि घटना के घटित होने का अध्ययन न्यूमेरिकली किया जाता है। अब यहाँ पर एगो शब्द जो आ गया न्यूमेरिकली, ये नहीं समझ पा रहे कि न्यूमेरिकली का अर्थ क्या होता है। देखिए, न्यूमेरिकली का अर्थ होता है चांस को दर्शाना। जैसे कोई भी काम अगर कर रहे हैं, तो काम अगर कर रहे हैं तो उसका एक चांस होता है कि इसका 100% चांस है, 50% चांस है, 60% चांस है ना। तो कोई भी चीज़ों का एक चांस होता है, एक संभावना को वो दर्शाता है। तो उसी चांस को हम लोग जो पढ़ेंगे उसी को हम लोग मैथ की भाषा में न्यूमेरिकली कहते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ों का मतलब कह सकते हैं कि चांस को दर्शाता है। 50%, 60%, 75% जो चांस होता है चीज़ों का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमेरिकली कहेंगे। तो फिर से एक बार, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें कि किसी भी घटना के घटित होने का अध्ययन करते हैं। किसमें? न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली का मतलब समझ गए, किसी भी चीज़ का चांस होना 50%, 60%, 70% जो होता है उसी को हम लोग न्यूमेरिकली कहते हैं। तो ये बात तो आप समझ गए। आपको अगर पूछे कि प्रोबेबिलिटी क्या है तो उसको बोलना है कि प्रोबेबिलिटी मैथ का क्या है। आवाज़ नहीं आ रहा है। प्रोबेबिलिटी मैथ का क्या है? एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें हम लोग किसी भी घटना के घटित होने का अध्ययन करते हैं। किसमें? न्यूमेरिकली। किसमें? न्यूमेरिकली। जैसे समझिए, जैसे एक सिक्का को उछाला जाए तो हेड आएगा 50% चांस है, टेल आएगा, इसी को हम लोग न्यूमेरिकली कहते हैं। हम जो बोले सबको समझे। तो न्यूमेरिकली वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। किसी भी एक्सपेरिमेंट के करने के दौरान जो चांस हो सकता है न्यूमेरिकली, उसी शब्द को कहा जाता है। तो ये तो आप समझ गए। तो उम्मीद है कि ये लाइन अच्छा से आप समझ गए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से हम रिपीट करते हैं चीज़ों को। प्रोबेबिलिटी मैथ का क्या है? ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। किसका? किसी भी घटना के घटित होने का। लेकिन किस में करते हैं? न्यूमेरिकली। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे मैथमेटिशियन का भी नाम हमने लिखा हुआ है। जैसे ये आपका जेकब बर्नौली, इसके बाद डे मोइबर, एस बर्स्टेंस, इसके बाद ये आपका कोल्मोगोरव, एंड्री कोल्मोगोरव इसका पूरा नाम है, जिसको एक कोल्मोगोरव भी कहा जाता है। ये सभी ऐसे मेन मैथमेटिशियन हैं जिसका योगदान जो है प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। मतलब यही सब जो है प्रोबेबिलिटी का मेन मैथमेटिशियन है, जिसका योगदान जो है प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में रहा है। ये सब मैथमेटिशियन का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। ये आपका हो गया जेकब बर्नौली, इसके बाद डे मोइबर, इसके बाद ये आपका एस बर्नस्टीन, इसके बाद ये आपका कोल्मोगोरव साहब। ये सभी ऐसे मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं, जिसका योगदान प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। बात समझ गए। लेकिन यहाँ पर ये जो कोल्मोगोरव साहब हैं,
इनका योगदान जो है प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। क्यों रहा? क्योंकि कोलमोगोरोव साहब का कहना यह हुआ कि यदि पूरे प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अगर सेट थ्योरी पर आधारित करके अगर पढ़ाई किया जाए या पढ़ाया जाए तो सेट थ्योरी जो है पूरा आसान हो जाएगा, पूरा इजी हो जाएगा। तो कोलमोगोरोव साहब ने जो है पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी को जो है सेट थ्योरी पर आधारित करने का काम किया। इसीलिए आज के दिन जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी के फादर के नाम से जो है कोलमोगोरोव साहब को ही जानते हैं। तो अगर कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी का फादर किसे कहा जाता है तो हम लोग यही कहेंगे, कौन है? कोलमोगोरोव साहब। कौन सा? ये आपका कोलमोगोरोव, इसको हम बार बार कहेंगे, लेकिन इसका नाम है हेनरी कोलमोगोरोव। बात समझ गए? यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। हेनरी कोलमोगोरोव साहब ने पूरे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रायिकता सिद्धांत को सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत पर आधारित किया। इन्होंने ही कहा कि यदि सेट थ्योरी के अप्रोक्स से यदि पढ़ाएगा प्रोबेबिलिटी तो ये पूरा आसान हो जाएगा। तो कोलमोगोरोव साहब ने ही कहा कि यदि पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अगर सेट थ्योरी पर आधारित किया जाए, लगभग सेट थ्योरी के अप्रोक्स लगभग अगर इसका पढ़ाया जाए प्रोबेबिलिटी को, तो ये जो सेट प्रोबेबिलिटी है ये पूरा आसान हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने ही प्रोबेबिलिटी को सेट थ्योरी पर आधारित कर दिया। इसीलिए फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से कोलमोगोरोव साहब को ही जाना जाता है। बात समझ गए? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बढ़िया बात, सबको समझिएगा सब बात। तो एक बार फिर से बातों को रिपीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो किससे हुआ है? प्रोबेबी शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? संभावना को दर्शाना। फिर हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी का जो खोज हुआ है वो कौन शताब्दी से? 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी से इसका खोज हुआ है। फिर हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी मैथ का एक ब्रांच है जिसमें किसी भी घटना के घटित होने का न्यूमेरिकली अध्ययन करते हैं। यही ना बात हुआ। इसके बाद ये सभी ऐसे मेन मैथमेटिशियन हैं जिसका योगदान प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, इंपॉर्टेंट रहा। बात समझ गए? लेकिन ये सारे मैथमेटिशियन में से कोलमोगोरोव साहब का जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसका श्रेय प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रहा। वो इसीलिए रहा क्योंकि इसी का ही आइडिया था कि यदि पूरे प्रोबेबिलिटी को अगर सेट थ्योरी के अप्रोक्स अगर हम पढ़ाएंगे तो ये जो पूरा प्रोबेबिलिटी है वो पूरा आसान हो जाएगा। इसीलिए कोलमोगोरोव साहब ने जो है पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी को जो है सेट थ्योरी पर आधारित करके इसको बनाया और इतना ऐसा बना दिया कि पूरा प्रोबेबिलिटी आसान हो गया। इसीलिए जो है प्रोबेबिलिटी का जो फादर है वो कोलमोगोरोव साहब को ही कहा जाता है। बात सबको समझ गए? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब यहाँ पर यही बात देखिए, इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है, हिंदियों में लिख दिया है। ये सब चीज़ रटना नहीं है, कॉपी में आपको लिख देना है। 10 साल बाद 5 साल बाद अगर ज़रूरत पड़े वो पड़ेगा ही पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बाबू, दुनिया में सक्सेस तभी होइएगा जब आपको जॉब लग जाएगा, और जॉब तभी लगेगा जब कोई कंपटीशन क्षेत्र का एग्ज़ाम निकालिएगा। एग्ज़ाम जब निकालिएगा कंपटीशन क्षेत्र का तभी है जब ये सब चीज़ें पढ़िएगा। और ये सब चीज़ जब पढ़िएगा तो वर्मा सर को तो याद करना ही करना है, क्योंकि हम उसी लेवल से पढ़े हुए करते हैं कि खाली 12th पास नहीं करना है, आगे फ्यूचर भी आपको पास करना है, भविष्य में भी आपको पास करना है। उस लेवल से हम पढ़ाते हैं। इसीलिए 2-3 बजे रात तक बैठ करके खुद से प्रोबेबिलिटी हम ये पीपीटी खुद से बनाए हैं आपके लिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए सारा बात हम अपनी भाषा में लिख दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। प्रोबेबिलिटी इज डेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी न्यूमेरिकली स्टडी द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स। जैकोब बर्नौली ये सभी मेन मैथमेटिशियन हैं और मैथमेटिशियन हुज कंट्रीब्यूशन इन दिस ब्रांच आर मोर इम्पोर्टेंट। कोलमोगोरोव बेस्ड द होल प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑन सेट थ्योरी। ये तो समझ गए। इसके बाद ये तो अभी जस्ट पढ़ के बतेबे किए, इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। देखिए इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है संभावना को दर्शाना। इसके बाद चलाइए, पेन चलाइए। इसके बाद प्रोबेबिलिटी की उत्पत्ति जुओं के खेल से भी हुआ है। प्रोबेबिलिटी का उत्पत्ति जुओं के खेल से भी हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग बड़े बड़े इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है।
अब मैथमेटिशियन के बारे में तो पूरा विस्तार से आपको बतवे किए, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी सिद्धांत का खोज 16वीं सेंचुरी में हुआ, जब एक मैथमेटिशियन जे कार्डन ने इस विषय पर पहली बार पुस्तक लिखी जिसका नाम था द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। तब इस बुक से प्रायिकता का अध्ययन को महान गणितज्ञ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हुआ। इन गणितज्ञों में जैकोब, बर्नौलीज, लाप्लास ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में सार्थक योगदान दिया। बात समझ गए? ये सारा बात आपको बहुत विस्तार से बता दिया गया। तो सबसे पहली बार जो ध्यान आकर्षित हुआ था प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में, तो वो आपका कौन सा मैथमेटिशियन है? जे कार्डन। यही ऐसे मैथमेटिशियन है जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में एक किताब लिखा हुआ था, एक बुक लिखा हुआ था, और बुक का नाम क्या है? द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, यही बुक लिखा। ये बुक जब लिखा, मार्केट में जब फैला, इसके बाद जो है बहुत सारे मैथमेटिशियन का ध्यान जो है प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में आकर्षित हुआ। उसमें से वो सारे मैथमेटिशियन, इसका योगदान प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में काफ़ी योगदान श्रेय रहा उसका। और उसमें से कोलमोगोरोव साहब का तो कहना ही, जितना कहेंगे उसके बारे में उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि चीज़ों को आसान तो उन्होंने ही किया। इसके बाद इसको भी देख लिया जाए, लेकिन महान गणितज्ञ कोलमोगोरोव का योगदान प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के सेट थ्योरी पर आधारित कर प्रोबेबिलिटी को काफ़ी आसान बना दिया। इसीलिए कोलमोगोरोव साहब को प्रोबेबिलिटी का फादर भी कहा जाता है। बात समझ गए? तो ये सारा बात तो आपको पहले ही बता दिया गया, लेकिन लिख दिए अलग भाषा में भी। चलिए अब ध्यान से देखिए। अब इतना कुछ होने के बाद अब सबसे पहला जो टॉपिक आपका शुरू होने जा रहा है प्रोबेबिलिटी में, इंट्रोडक्शन समाप्त होने के बाद, वो है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसको हिंदी में यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है समझिए। कहता है एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट, आउटकम्स के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सके, उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे एक कॉइन को उछालना, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे ये कॉइन को उछाले, क्या ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हेड आएगा? क्या ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि टेल आएगा? तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान आप वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वही चीज़ आएगा। तो वही कहता है कि वह एक्सपेरिमेंट जिसमें किसी भी प्रयोग का भविष्यवाणी नहीं किया जा सके, उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। जैसे एक सिक्का को उछालना भी क्या हुआ? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। कैसा एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एक कॉइन को उछाले, एक कॉइन मतलब सिक्का को जब उछाले तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसका भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। हेड आने का भी चांस 50% है, टेल आने का भी चांस कितना है? 50% है। वो भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते, हेड ही आएगा टेल ही आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सबको समझे? जैसे एक पासा को आप उछालिएगा, पासा समझते हैं है ना, वो जो लूडो जो खेलते हैं, हाँ लूडो जो खेलते हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश में जो है हम डाई कहेंगे या फिर डाइस कहेंगे, डाई या डाइस। तो डाई हो गया सिंगुलर वर्ड, और ये डाइस जो हुआ कौन सा वर्ड? प्लूरल वर्ड। तो पासा को इंग्लिश में डाई भी हम कहेंगे, डाइस भी कहेंगे। तो डाई हो गया सिंगुलर वर्ड और डाइस हो गया प्लूरल वर्ड। तो जब एक पासा को जब लुढ़काइएगा, तो लुढ़काने के बाद एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी, पाँच भी, छः भी। क्या ये भविष्यवाणी कर सकते हैं 5 ही आएगा? भविष्यवाणी कर सकते हैं 4 ही आएगा या 3 ही आएगा? ये भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते, ये प्रिडिक्टेड आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रयोग को, इसी एक्सपेरिमेंट को जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताओ सदा बेटिए, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, कोई पूछेगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो सब कुछ समझ न गए? बता सकते हैं कि वह एक्सपेरिमेंट जिसका भविष्यवाणी नहीं किया जा सके, उसी को क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत है? जैसे बोलेगा बताओ एग्जाम्पल में,
उसको बोलना एक सिक्का को उछालना भी क्या होता है, एक सिक्का को उछालना भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि टेल ही आएगा या हेड ही आएगा। इसके बाद एक डाइस को भी लुढ़कारना, वो भी आपका क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वहाँ भी नहीं कह सकते कि एक ही आएगा दो ही आएगा ना। तो ये बात हो गया। यही बात देखिए हम अपनी भाषा हमने लिख दिया है। हमने कहा वो एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सके उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिक्का को उछाला जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। कोई दिक्कत है? नोट में लिख दिए हैं कि सिक्का को उछाला जाना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक डाइस को लुढ़कारना वो भी क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत ही नहीं है, रैंडम एक्सपेरिमेंट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब सबसे मेन जो है, मेन 11th-12th में सबसे मेन जो होता है वो होता है सैंपल स्पेस। सबसे मेन क्या हो गया, सैंपल स्पेस। अगर 100 सवाल बनाइएगा तो 100 सवाल में पहले आपको सैंपल स्पेस ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम होता है सैंपल स्पेस को निकालना। अब सैंपल स्पेस होता क्या, पहले इसको समझ तो लें। तो सैंपल स्पेस एक सेट होता है। सैंपल स्पेस एक किसी भी एक्सपेरिमेंट के करने के दौरान उसमें जितना संभव चीज़ें हो सकता है उस सब को अगर एक सेट में जमा कर दिया जाए तो वही जो है आपका सैंपल स्पेस कहलाता है। फिर से एक बार सुनिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते समय जो जो रिजल्ट आ सकता है उसी के सेट को सैंपल स्पेस प्रतिदर्श संशिष्ट कहा जाता है। इसे सूचित हमेशा किससे करेंगे, एस से सूचित करेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, इसको अपनी भाषा में समझिए। सैंपल स्पेस बाबू एक सेट हो गया। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो जो रिजल्ट आ सकता है उसी को अगर एक सेट में जमा कर दिया जाए तो वही आपका सैंपल स्पेस होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कॉइन को उछाला, तो एक सिक्का जब उछालिएगा तो उसमें देखिए प्रयोग करने के दौरान क्या क्या आ सकता है। एक सिक्का को जब उछाले तो या तो हेड आएगा या तो जो एक्सपेरिमेंट किए जो सब रिजल्ट उसमें आया उसी को अगर एक सेट में जमा कर दें तो वही आपका सैंपल स्पेस कहलाएगा। तो व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट, जब एक कॉइन को टोस्ट करेंगे, उछालेंगे, तो या तो हेड आएगा या तो ऐसे को एक सेट में लिख दिया जाए तो वही आपका सैंपल स्पेस कहलाएगा। हम जो बोले सब कुछ समझे। जैसे व्हेन ए डाई इज रोल्ड, जब एक पासा को लुढ़काना है तो उसमें देखिए क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, एक से लेके कहाँ तक। तो उसी को अगर एक सेट में लिख दिया जाए तो वही आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। क्या हुआ सब कुछ समझे। सैंपल स्पेस एक सेट हुआ, सैंपल स्पेस एक। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान जो जो रिजल्ट आ सकता है उसी को अगर एक सेट में जमा कर दिया जाए तो वही आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। कोई दिक्कत है? बढ़िया सबको समझ न गए। चलिए इतना तो समझ गए। ये तो हुआ कि आपने एगो सिक्का को उछाला, सैंपल स्पेस तैयार कर लिए। एगो डाइस को जब रोल्ड किए तो आप सैंपल स्पेस तैयार कर लिए। अब अगर कह दें बाबू कि हम 2 गो सिक्का को उछालने जा रहे हैं, बताओ क्या क्या आ सकता है। हम 3 गो सिक्का उछालने जा रहे हैं, बताओ क्या क्या आ सकता है। तो सैंपल स्पेस निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हाँ 2 गो तक ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। चलो भाई 2 गो सिक्का, एगो इसमें रखे हैं, कोई 2 सिक्का है दोनों हाथ में रखे हुए, उसको आसमान में से हवा में उछाल रहे हैं। तो इसमें उछालिएगा तो इसमें हेड आ जाएगा, इसमें भी हो सकता है हेड आ जाए, या इसमें हेड आवे इसमें क्या आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इसमें क्या आ जाए, इसमें भी टेल आ सकता है, इसमें भी, इसके अलावा कुछ आ सकता है। ये एक सैंपल स्पेस हुआ, इतना चीज़ें, इतना रिजल्ट हुआ जो आया, उसी के अगर सेट में जमा कर दें तो फिर वो सैंपल स्पेस हो गया। तो बोलने का सेंस है कि 2 गो हाथ आपको भगवान दिया है तो 2 गो सिक्का भी हाथ में रखे, फट से उछाल लिए, पता कर लिए, है ना। लेकिन अब अगर 3 गो सिक्का दियल रहे तब, 4 गो सिक्का दियल रहे तब, 5 टू दियल रहे तब, हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं। तो वो सब अब निकालने के लिए सीखना पड़ेगा ना, तो वो सबको अब सीखना है। तो सबको ध्यान से देखिएगा। इस सब का PDF आपको भेज देंगे हम, तो भेज देंगे तो उसको लिख के आ सकते हैं ना। जैसे आई कल आना है लिख के, परसों है,
बात समझे कि नहीं। इसका PDF ग्रुप में भेज दिया जाएगा, उसको लिख करके आप आएंगे, और जैसे आएंगे तो वहाँ गेट पर हम ही रहेंगे। तो हम कल चेक किए थे ना, तो वहाँ चेक करेंगे, जिसका लिखा हुआ होगा उसका एंट्री होगा। इसका कॉपी अगर कहीं छूट गया होगा रूम में, या फिर लिखवे नहीं किया होगा, या वो कल एब्सेंटे रहा होगा, तो वो सब बाहर में घूमेगा जैसे घूमता है। ये सब बात है, इसको लिख देंगे, भेज देंगे, तो आप उसको लिख के आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ समझिए। अब यहाँ पर हम 2 गो क्वाइन को जो है टोस्ट कर रहे हैं। व्हेन 2 क्वाइंस आर टोस्ट, तो लिखने का तरीका देखिए क्या होता है। क्लास 11th के सेट थ्योरी में जो है रिलेशन में आपको बताया गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। हालांकि जब फंक्शन जब स्टार्ट किए थे तो वहाँ भी आपको बताए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है ऑप्शन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का है या फिर ऑप्शन प्रोडक्ट का है। ऑप्शन प्रोडक्ट का मतलब यह हुआ कि कितना ऑप्शन बना सकते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा ऑप्शन प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए, आप 2 गो सिक्का को उछाल रहे हैं, हम उसका सैंपल स्पेस तैयार कर रहे हैं। तो पहला सिक्का में हेड और टेल, दूसरा सिक्का में भी हेड और टेल। अब दोनों सिक्का को जब उछालेंगे, देखिए क्या क्या परिणाम आ सकता है, उसको भी अच्छा सभी कोई देखिए। हेड हेड, इसके बाद हेड और टेल, इसके बाद टेल और हेड, इसके बाद टेल और ये आपका आ सकता है। यही ना बात है। जब सेट थ्योरी जब पढ़ रहे थे, रिलेशन जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग इसी रूप में लिखते थे। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करते थे तो वस्तु हमेशा ऑर्डर पेयर में दिखाई पड़ता था, मतलब हमेशा ऑर्डर पेयर में ही आता है। जैसे ये हेड हेड, ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, ये हेड टेल ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, टेल हेड ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, टेल टेल ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो वस्तु हमेशा आपको ऑर्डर पेयर में ही दिखाई पड़ता है, आपको हमेशा इसी रूप में ही लिखना होता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में जो है आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट क्या है, तो आप हेड हेड को ऐसे भी लिख सकते हैं, हेड हेड, कॉमा अगर बीच में ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास 11th में जो पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहाँ पर ये ऑप्शन ही हमारे पास नहीं था, ऐसा हम सेट थ्योरी में लिख सके। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसके अलावा ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम हेड टेल लिख सकते हैं, इसको हम टेल हेड लिख सकते हैं, इसको हम टेल टेल लिख सकते हैं। तो जब 2 क्वाइन को जब टोस्ट करेंगे तो इतना संभावित परिणाम आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्या कोई दिक्कत? अब कह देंगे कि अपने से ठुल लिख के आ जाइएगा, तो क्या नहीं होगा? सबसे हो जाएगा ना। ये बात हो गया। इसके बाद देखिए बाबू, जैसे 4 नंबर को ध्यान से देखिए। व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, जब 2 गो पासा को जब लुढ़काएंगे तो देखिए क्या क्या परिणाम आ सकता है। आपको पता है कि पहला पासा में जो होगा क्या क्या होगा, 1 से लेके कहाँ तक, 1 से 6 तक। दूसरा में भी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक। इसका सैंपल स्पेस जो आएगा, तो बता सकते हैं के गो आएगा, के गो आएगा 36 गो। ये चीज़ें अगर पता करना हो, देखिए क्या करना है, इस सेट में वस्तु की संख्या और इस सेट के वस्तु की संख्या को आप गुना कर दें, तो कार्डिनल नंबर ऑफ इतना एंड कार्डिनल नंबर ऑफ इतना को जब मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो वो आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो इसमें 6 गो है, इसमें 6 गो है, 6 6 का 36। ये तो आप क्लास 10th से जानते ही हैं। तो सैंपल स्पेस अब हम तैयार करने जा रहे हैं। क्या क्या आ सकता है, 1 1, इसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये आ सकता है। उसी प्रकार से 2 1 2 2, ये आपका 2 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करते 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 बाबू लास्ट में यहाँ 6 वाला लिखिएगा ना, 6 1 6 6 6 3 6 4 6 5 और 6 6, के गो आ गया, 6 गो आ गया, के गो आ गया, 6 गो आ गया, 36 गो।
तो ये तो अच्छा समझिएगा कि जब 2 गो डाइस को जब आपने रोल किया तो 36 गो परिणाम आया। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के गो हो गया 36 गो। तो कोई भी सवाल जब सोल्व कीजिएगा तो वहाँ कहेगा कि 2 गो पासा को उछाला जा रहा है। सबसे पहला काम रहेगा सैंपल स्पेस को तैयार करना। अगर सैंपल स्पेस को तैयार करने के लिए आप सीख गए तो समझिए कि 50% तो सवाल है आप समझ गए प्रोबेबिलिटी का। बाकी जो 50% होता है वो होता है सिर्फ सोल्व करना। अब 50% काम होता है सैंपल स्पेस को तैयार करना। इसलिए सैंपल स्पेस तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सब कुछ समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे सबको ध्यान से देखिए। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे हम कह दें कि 3 गो डाइस को रोल करना है, कर सकते हैं। बहुत सारा परिणाम आएगा, उसको बैठ के आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 3 गो सिक्का को उछाल रहे हैं तो पहला सिक्का में परिणाम हेड टेल, दूसरा वाला में भी क्या हेड टेल और तीसरा वाला में भी क्या हेड टेल, यही ना है। तो अब इसका अगर सैंपल स्पेस अगर तैयार करना हो तो कर सकते हैं ना। पहले 2 ठोका निकालेंगे, इसके बाद तब तीसरा अक्षर। यहाँ सबको ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, ये आपका टेल हेड, टेल टेल, यही ना है। अब फिर यहाँ पर ये आपका हेड और ये आपका टेल। इसके बाद अब 2 गो का हो गया। अब उसके साथ तो बोलिए क्या क्या होगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, इसके बाद टेल हेड हेड, इसके बाद टेल हेड टेल, इसके बाद ये टेल टेल हेड, इसके बाद टेल टेल टेल। और कुछ आएगा तो के गो आना चाहिए, के गो आना चाहिए 8 गो। 2 गुना 2 गुना 2 तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या कोई दिक्कत है। इसका ट्रिक वाइज भी आपको निकालने के लिए सिखाएंगे हम। 4 गो भी अगर उछाला जाए तो कैसे निकालिएगा, उस सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं, वो सब भी आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी जो बाय रूल बता रहे हैं वो सबको समझ रहे हैं ना। चलिए ये तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए, आगे जो है इसको समझा जाए। कहता है एक क्वाइन इज टोस्ट। एक क्वाइन को हम क्या कर रहे हैं, एक क्वाइन को जब टोस्ट करेंगे तो क्या आएगा, हेड या हेड या। बढ़िया समझना, ऐसा ऐसा ढेरों आपको सैंपल स्पेस निकालने के लिए सिखाएंगे। कहता है कि ए क्वाइन इज टोस्ट इफ हेड अपेयर्स ए डाई इज रोल्ड। अपेयर्स का मतलब हुआ प्रकट होना, दर्शाना। कहता है कि हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे, टॉस करने के दौरान हेड आएगा या फिर अगर यदि टेल आता है तो हम जो है चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन यदि हेड आता है, यदि हेड अगर दिखता है तो फिर हम रोल करेंगे किसको, किसको। फिर से एक बार एकदम बढ़िया समझिएगा। हम क्या बोले, अभी तक में बच्चा वाला बात चल रहा था, लेकिन अब जो चल रहा है वो बढ़िया बढ़िया को हिला के रख देगा। इसलिए थोड़ा बढ़िया से बैठिए, माइंड फ्रेश करके आज चीज़ों को बढ़िया समझिए। हमने क्या कहा, यहाँ पर कह रहा है कि हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे, यदि हेड दिखेगा तब फिर टॉस किसको, रोल किसको करेंगे, डाई को, पासा को। तो पहले अपने एक सिक्का को उछाला, सिक्का को जब उछाले तो परिणाम जो है हेड आ सकता है या फिर अगर टेल आ गया तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, और यदि हेड दिखाई दिया तो फिर किसको उछालेंगे, फिर डाई को रोल करेंगे। तो अब देखिए यदि हेड आया और पासा को उछालिएगा तो देखिए क्या क्या आ सकता है, हेड और 1, हेड और हेड और हेड और हेड और हेड और कुछ आएगा। तो अब इसको सैंपल स्पेस तैयार करना है। तो जब आपने एक क्वाइन को टॉस किया तो हेड भी आया, टेल भी आया। टेल जब आया तो चुपचाप जो है बैठ गए आप, कुछ करना ही नहीं था। लेकिन जैसे हमको हेड दिखाई दिया तुरंत किसको उछाल दिया, हम तुरंत पासा को उछाले। अब पासा सीधा बैठिए, एक तो 2 महीना पर दिखाई पड़ते हैं,
और जैसे हेड दिखाई पड़ा तुरंत अपने पासा को उछाला। तो अब एक हाथ में आपके पास हेड है और एक हाथ में आपके पास पासा है। तो अब देखिए क्या क्या हो सकता है, हेड और 1, हेड और इधर रोके नहीं है ना, पासा उछलिए रहा है ना। तो हेड और 4, हेड और 5, हेड और, हम जो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं, क्या कोई दिक्कत? तो सैंपल स्पेस देखिए ये तैयार हो गया, टेल H1, H2, H3, H4, H5 और H3। क्या कोई दिक्कत है? तो मान लीजिए कोई सवाल हम सोल्व करेंगे, कहेगा कोई आदमी जो है एगो सिक्का को उछाल रहा है, यदि टेल अगर आ रहा है तब वो फिर डाइस को उछाल रहा है, बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा? तो बता सकते हैं ना। यदि हेड आएगा तो चुपचाप बैठ जाएगा, और जैसे टेल आएगा तो फिर वो उछालेगा। तो उछालेगा तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5। कोई दिक्कत? सैंपल स्पेस क्या हुआ सबको समझ गए? तो उम्मीद है कि आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना। एक बार सबको पूछ लें, क्या सबको बता सकते हैं ना? अच्छा, प्रोबेबिलिटी का जो फादर है वो किसे कहा जाता है? सदा उसका निक नाम है कोलमोगोरव। तो क्या बोलिएगा? कोलमोगोरव, फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कोलमोगोरव। इसके बाद प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच है, प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच है जिसमें किसी भी घटना के घटित होने का न्यूमेरिकली अध्ययन करते हैं, यही ना। ये सारा बात तो समझ ही गए। इसके बाद प्रोबेबिलिटी जो शब्द का उत्पत्ति हुआ कौन वर्ड से, जिसका अर्थ क्या हुआ? संभावना को दर्शाना। क्या कोई दिक्कत है? ये सारा बात अब PDF जब भेज देंगे उसको लिख के आइएगा, और फिर कल जब आइएगा फिर चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ पढ़ना है बाबू, सैंपल पॉइंट पढ़ेंगे, डिस्क्रीट पॉइंट, इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल जो आइएगा तो पहले 15 से 20 मिनट आपको सेट थ्योरी के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम क्या बोले, प्रोबेबिलिटी आसान कब है? जब सेट थ्योरी है तब ना, बिना सेट थ्योरी का संभव है। इसलिए कल जो आइएगा पहले सेट थ्योरी बताएंगे, इसके बाद तब प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल मिलिए।